बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला को लेकर के, यूरोपीय चित्रकला से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के। तो आइए वक्त ना गंवाते हुए हम इन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए हम सभी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक स्क्रीन पर एक प्रश्न है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? जी हाँ, पुनरुत्थान कला किस शैली पर आधारित है? मानवीयता, मूर्ति पूजा, अब्स्ट्रैक्शनिज्म, प्रभाववाद। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये है आपका मानवीयता, ऑप्शन नंबर ये। जी हाँ, कौन सा? मानवीयता। कैसे? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप नोट करते चलिए। अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आप पॉइंट दर पॉइंट उसको लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुनरुत्थान कला शैली की तिथि का निर्धारण कठिन है, तथापि जैत्यो की कला से ही इसका आरंभ मानने पर जैत्यो एक ओर गोथिक कला का अंतिम कलाकार और दूसरी ओर पुनरुत्थान कला का आरंभिक कलाकार हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अर्थात मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल में रही है। इसका प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली में 1420 ईस्वी से समझा जाता है। ज्योतियों को शामिल कर लेने पर पुनर्जागरण काल को 1320 से 1330 ईस्वी से लेकर के 1320 से 30 ईस्वी तक का अंतिम चरण, जबकि 1600 ईस्वी तक माना जा सकता है। इस अवधि में रीतिवाद भी प्रचलित था। मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। तो साथियों, ये आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए, मानवतावाद किसकी कुंजी है? जी हाँ, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद, स्वच्छंदवाद, यथार्थवाद, उत्तर प्रभाववाद। तो साथियों, ये मानवतावाद जो उत्तर कुंजी है, ये है आपकी पुनरुत्थानवाद। जी हाँ, पुनरुत्थानवाद, जैसा कि हमने आपको अभी अपने लेक्चर में ऊपर बताया था, तो ये है पुनरुत्थानवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्र में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, चिमाबू, दुच्चो, जेत्यो, बेत्तिचेल्ली। टीजीटी परीक्षा 2002 में यह पूछा गया था। तो साथियों, ये आपके हैं जियत्तो। जी हाँ, जियत्तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह पूछा गया था। तो साथियों, ये है था आपका इटली। कौन सा? इटली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कैसे सही है मैं यह भी बताऊंगा, बने रहिए, देखते रहिए। इटली 16वीं सदी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण, जिसे हाई रिनेंसा कहते हैं, कालीन कला का केंद्र था। इसके बाद जर्मनी, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, स्पेन व फ्रांस में भी इसका पुनर्जागरण का प्रभाव फैल गया और समग्र यूरोपियन कला को नई चेतना मिली। तो ये था आपका, अभी आपने सुना। और हम थोड़ा सा अगर कुछ और पॉइंट बताने की कोशिश करें, तो पुनरुत्थान कला की सबसे प्रमुख विशेषता थी घनत्वांकन, जिसके कारण चित्रित मानवों, प्राणियों, वस्तुओं के आकार ठोस प्रतीत होते हैं। रंगों का गौण स्थान था। मानवीय कृतियों को आदर्श कुलीन व्यक्तिदर्शी के रूप में भावपूर्ण मुद्रा में अंकित कर इस समय के कलाकारों ने प्रारंभ किया। इस समय के प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, रैफेल थे। तीनों कलाकारों ने चरम उत्थान काल के 3 कलाकार ये माने जाते हैं।
जिसमें कि सबसे छोटे कलाकार रैफेल थे। रैफेल की सर्वाधिक प्रसिद्ध मैडोना चित्र यह बहुत ही फेमस है। रैफेल को डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चनों में पूछता है कि डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लगाइएगा डिवाइन पेंटर रैफेल। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन वास्तुविद था? जी हाँ, निम्न में से कौन वास्तुविद था? जी हाँ, कौन वास्तुविद था? आपका वास्तुविद था जो है ब्रुनेलेस्की। जी हाँ, ब्रुनेलेस्की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। टीजीटी परीक्षा 2011 में अब पूछा गया था। कैसे सही है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करूं कि ब्रुनेलेस्की, फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की पुनर्जागरण काल का इटालियन वास्तुकार एवं इंजीनियर था। इसके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था फ्लोरेंस का सोता मारिया डेल गिरजाघर, जो विश्व में सबसे बड़ा ईंटों के गुंबद वाला गिरजाघर माना जाता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? मैसेचियो, लियोनार्डो दा विंसी, पाओलो चेलो, टिटियन। तो साथियों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। इसमें आप मैसेचियो को भी जान सकते हैं और पाओलो चेलो को भी जान सकते हैं। तो हम लगाएं कौन सा ऑप्शन, अभी आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमने ए और सी का जिक्र किया है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकारों में दिए गए विकल्पों में मैसेचियो तथा पाओलो चेलो दोनों शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बी माना, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया गया, चूंकि विकल्प में दोनों उत्तर सही माने जाते हैं, अतः ये दोनों उत्तर सही हैं। तो आप ए भी लगा सकते हैं, आप ए भी लगा सकते हैं, आप पाओलो चेलो लगा सकते हैं। अर्थात ये जो है ये आपका इसमें गलत है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? जी हाँ, माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजिलो के बारे में आप जानते हैं कि पुनर्जागरण कालीन के थे। माइकल एंजिलो पुनर्जागरण कालीन, जिसे चरम पुनरुत्थानवादी या हाई रेनेसां काल कहा जाता है, उसके चित्रकार थे। तो ये पुनर्जागरण, जी हाँ, फासिज्म के थे नहीं, फासिज्मवादी नहीं थे, घनवादी नहीं थे, अभ्यासवादी नहीं थे, तो ये जाहिर सी बात है पुनरुत्थानवादी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? जी हाँ, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? रैफेल का, माइकल एंजिलो का, लियोनार्डो दा विंसी का, कांस्टेबल का। तो साथियों जो माइकल एंजिलो सिस्टीन चैपल की जो चित्रकारी है, जो चित्र बनाया गया है, वो बनाए हैं लियोनार्डो दा, नहीं सॉरी माइकल एंजिलो ने बनाया है। कौन बनाया है? माइकल एंजिलो ने। जी हाँ, कौन बनाया है? माइकल एंजिलो। इन्हें की ये भी गलत है, लियोनार्डो राफेल भी गलत है, माइकल एंजिलो ने बनाया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें अगर, तो सिस्टीन चैपल की छत का चित्र माइकल एंजिलो द्वारा 1508 ईस्वी से 12 ईस्वी के मध्य बनाया गया। यानी कि 1518 ईस्वी से लेकर के 1512 ईस्वी के मध्य बनाया गया। छत के बीच में उन्नत पुस्तक, छत के बीच में उत्पत्ति पुस्तक की जो है, ये क्या कहते हैं, सॉरी हमने एक बार मिस्टेक कर दिया था, उन्नति बोल दिया था, वो उन्नति नहीं है, उत्पत्ति है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक क्या है? छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक, जिसे
9 चित्रों में चित्रित किया गया है, जिसमें आदम की उत्पत्ति सबसे प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्र भी जो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है। सिस्टीन चैपल अपोस्टोलिक पैलेस, जिसे वेटिकन सिटी में पोप का आधिकारिक निवास है, में एक बड़ा प्रसिद्ध चैपल जो है सिस्टीन चैपल का चित्र बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? साथियों आप जान ही गए, अभी मैंने बताया था माइकल एंजेलो, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, जी हाँ, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है वान गॉग, पॉल सेजा, रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो। तो साथियों जो इस पेंटिंग के चित्रकार हैं वो हैं आपके रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो, दोनों, रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो। बहुत ही कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। यह टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया था, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। साथियों जैसे जो द होली फैमिली नामक पेंटिंग कई कलाकारों ने बनाया, जिसमें माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित डोनी टोडो, क्या है, डोनी टोडो के नाम से, तथा रेम्ब्रा द्वारा चित्रित होली पेंटिंग। अतः प्रश्न के उत्तर में 2 विकल्प दिए हैं और दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी अंतिम उत्तर कुंजी का विकल्प भी बताया था, लेकिन जब दोनों ने बनाया तो ये दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। लियोनार्डो दा विंसी, बोत्तिचेल्ली, माइकल एंजेलो, रेनवा। तो साथियों द लास्ट जजमेंट एकदम ऑप्शन क्लियर है, ये आपका माइकल एंजेलो, जी हाँ, कौन से, माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित एक भित्ति चित्र है। द लास्ट जजमेंट का चित्र सिस्टीन चैपल, वेटिकन सिटी जिसे बोलते हैं, की छत पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। सिस्टीन गिरजा, सेंट मैथ गिरजा। तो साथियों ये हैं आपके जो है सिस्टीन गिरजा, कौन से, सिस्टीन गिरजा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है 15 फीट, 18 फीट, 10 फीट, 22 फीट। तो साथियों ये ऑप्शन आपका बहुत ही क्लियर है, ये है आपका जो है 18 फीट। कितना फीट, 18 फीट, जी हाँ 18 फीट। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की ऊंचाई 4.34 मीटर यानी कि 14.2 फीट तथा आधार सहित अगर नापें तो 5.7 मीटर यानी कि 17.0 फीट। अतः उपर्युक्त में कोई विकल्प सही नहीं है, किंतु मूर्ति की पूरी ऊंचाई आधार सहित मानी जाए तो नज़दीकी उत्तर विकल्प आपका बी सही होता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, वेनिस में। तो साथियों माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वो है आपकी फ्लोरेंस में। कहाँ पर? फ्लोरेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आदम की उन्नति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? आदम की उत्पत्ति नामक
प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो, राफेल, एल ग्रेको। तो साथियों ये बनाए थे आपके जो है, ये आपके आदम वाले चित्र बनाए थे, ये बनाए थे माइकल एंजिलो जी, माइकल एंजिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजिलो के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट और जानने की कोशिश करें, छोटी छोटी जो है विशेष जानने की कोशिश करें, तो माइकल एंजिलो का जन्म इटली में हुआ था। एल ग्रेको एंजिलो मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। जी हाँ, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। अंतिम न्याय, द लास्ट जजमेंट नामक चित्र माइकल एंजिलो ने 20 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है, यानी कि इन्होंने 20 वर्ष लगाए थे इस चित्र को बनाने में। मानव का पतन उनकी महत्वपूर्ण कृति है। डेविड और पाइटा अथवा पीटा इसके द्वारा निर्मित 2 प्रसिद्ध मूर्तियां थीं। इनका सिस्टीन चैपल की छत पर बनी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, ये आप इनके बारे में जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। माइकल एंजिलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, तीनों। तो साथियों अभी हमने ऊपर जिक्र किया माइकल एंजिलो तीनों थे, तो ये आप जो ऑप्शन लगाइए तीनों पर। एक और थे, कवि भी थे, इनका इसमें जिक्र नहीं है। तो चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, तो ये देखिए चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं, तो इसका मतलब ये तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? फिडिनाज, माइकल एंजिलो, ड्यूरर, मायरॉन। तो साथियों ये जो पीटा की प्रतिमा है इसके मूर्तिकार हैं माइकल एंजिलो। जी हाँ, कौन? माइकल एंजिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी, राडिन, माइकल एंजिलो, रेनवार। तो साथियों जो डेविड की मूर्ति बनाई थी वो बनाए थे आपके माइकल एंजिलो। कौन बनाए थे? माइकल एंजिलो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? ये देखिए एंडी बरहोल, माइकल एंजिलो, बर्निनी, रोंदा। तो साथियों ये जो फिल्म है ये है आपकी माइकल एंजिलो पर। किस पर? माइकल एंजिलो पर। जी हाँ, माइकल एंजिलो पर, माइकल एंजिलो पर। तो साथियों इस बारे में अगर हम थोड़ा सा और भी जानने के कब किस वर्ष में बनाई गई थी, तो ये साथियों जो है ये एंगानी एंड एक्सटेसी फिल्म जो है ये 1965 में कारोल रीड के निर्देशन में बनाई गई थी। यह चित्रकार माइकल एंजिलो के जीवन को निर्देशित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और अगर हमको जान लेने की कोशिश करें तो माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत के चित्रों में अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजिलो लिखा है। बहुत ही बड़ी चीज़ है। माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत के चित्रों में अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजिलो लिखा है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु माइकल एंजिलो ने जो मूर्तियां बनाई थीं उनमें मूसा की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। माइकल एंजिलो के कुछ मूर्ति शिल्प अपूर्ण भी हैं, जिसमें मैथ्यू 1504, श्रृंखलाबद्ध बंदी 1532 से 1534 तथा विजय की देवी प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एंगनी एंड एक्सटेसी फिल्म किस मूर्तिकार की कहानी है? तो अभी हमने बताया माइकल एंजिलो की। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका। देखिए स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? राफेल, डेविड, सतीश गुजराल, माइकल एंजिलो। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो साथियों ये है राफेल का। किसका?
राफेल का। जैसा कि इस बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करें कि पुनरुत्थानवादी चित्रकार इटालियन राफेल संजियो के प्रमुख चित्र थे। संजियो के प्रमुख चित्र थे। सैनिक का स्वप्न, सैनिक का स्वप्न, स्कूल ऑफ एथेंस, क्रूसिफिक्सन, सिस्टीन, मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्ड पिच, मैडोना ऑफ द गोल्ड फिच, और परनासस, ज्यूसियस, ज्यूरिसियस प्रूडेस, द मैरिज ऑफ वर्जिन, ट्रांसफिग्नेशन इत्यादि। ये इनके जो है प्रमुख चित्र हैं। तो इनके बारे में और हम अगर थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करें कि राफेल को सर्वाधिक प्रसिद्ध मैडोना चित्र कृति मानी जाती है, यह इनकी बहुत फेमस कृति है। इसके चित्रण में मिठास, मातृत्व, ममता, बालकों का सरल विश्वास और सौंदर्य की पूर्णता, कोमल और स्निग्धता भी दिखाई पड़ती है। राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? जी हाँ, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? तो साथियों, अभी हमने ऊपर आपका जिक्र कर दिया था कि ये जो है चित्रित किए थे स्कूल ऑफ एथेंस। स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं आपके राफेल। जी हाँ, कौन? राफेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? जी हाँ, तो ये रचना है आपकी राफेल की। किसकी? राफेल की। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी, बोत्तिचेल्ली, राफेल, मासेच्चियो। तो साथियों, सिस्टीन मैडोना को चित्रित करने वाले चित्रकार हैं आपके राफेल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मैरिज ऑफ वर्जिन, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? लियोनार्डो दा विंसी, टर्नर, ड्यूरर, राफेल। तो साथियों, मैरिज ऑफ द वर्जिन जो चित्रित है, ये चित्रित है आपके राफेल द्वारा। किसके द्वारा? राफेल द्वारा। राफेल द्वारा। जैसा कि इस बारे में हम जानते हैं कि मैरिज ऑफ वर्जिन का तैल चित्रण चरम पुनरुत्थानवादी यानी कि हाई रिनेसां काल में चित्रकार राफेल द्वारा चित्रित किया गया था। राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था 1457 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में। तो साथियों, जो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1452 ईस्वी में। कब हुआ था? 1452 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 को रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, जो इटली में पड़ता है, में विंसी में, तथा इनकी मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस गणराज्य एम्बोइस में हुआ था। मतलब इनकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी? एम्बोइस में हुई थी। ये पड़ता है आपका फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकलएंजिलो, राफेल, संजियो ड्यू, अल्बर्ट ड्यूरर। तो साथियों, द लास्ट जजमेंट के ये बहुत ही क्लियर कट है। इसमें आप कुछ मत सोचिए, आप सीधा सीधा ऑप्शन लगाइए लियोनार्डो दा विंसी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे द लास्ट सफ़र, अंतिम भोज, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित 15वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध चित्र है। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के पूर्व येरूशलेम में प्रेरितों के साथ साझा किया गया अंतिम भोज का चित्र है। तो बहुत ही फेमस चित्र है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंतिम भोज चित्र
के चित्रकार का नाम है? माइकल एंजिलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंसी, बोत्तिचेल्ली। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था साथियों। तो अंतिम भोज के चित्रकार का नाम बताइए। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था द लास्ट जजमेंट, तो ये आपका लियोनार्डो दा विंसी। कौन? लियोनार्डो दा विंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोनालिसा संग्रहित है? जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी फेमस पेंटिंग्स मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? पेरिस में, लंदन में, भारत में, अर्जेंटीना में। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो साथियों ये आपका जो संग्रहित है मोनालिसा, ये संग्रहित है आपकी पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। जी हाँ, कहाँ? पेरिस में। मोनालिसा इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा 1503 से 1506 ईस्वी में चित्रित की गई, मतलब इसके मध्य में चित्रित की गई। इस चित्रकार की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य दर्शाया गया है। वर्तमान में यह पेरिस के लुब्र संग्रहालय म्यूसी द लुब्र में संग्रहित है, संरक्षित है। लियोनार्डो दा विंसी के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे और अलग से उनके बारे में जो चित्रकार हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रश्नों को ले आएंगे। उनके पूरे जीवन परिचय को विस्तार से हम आपको यहाँ व्याख्यायित करेंगे। बहरहाल तब तक के लिए हम अभी ये ऑप्शनल ऑब्जेक्ट आपको आपके सामने देखते हैं और आप इसको देखते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? अभी हमने बताया म्यूसी द लुब्र, ओरिसे म्यूजियम, म्यूसी द क्वाय वर्ले, म्यूसी द रोदा। तो साथियों अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि जो है म्यूसी द लुब्र, यानी कि ये पेरिस में पड़ता है, ये संग्रहालय है, तो उसमें संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो साथियों अभी हमने ऊपर आपका जिक्र किया था, बहुत ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लियोनार्डो दा विंसी जो इटली के रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि ये देसी वही है। मोनालिसा उन्हीं की कृति है, बहुत ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? जी हाँ, कलाकृति वही है जिस पे आपने टिक लगाया था, लेकिन प्रश्न को देखिए, नारी जात की रहस्यमयी पहेली कहाँ कहा जाता है? नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को, मैडोना को, मंडोला को। तो साथियों ये कहा जाता है आपका मोनालिसा को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा? सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और कुछ जानने की कोशिश करें कि लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग मोनालिसा नारी की रहस्यमयी मुस्कान के लिए फेमस है। ये किसी से छुपा नहीं है, आप भी जानते हैं। चलिए, जैसा कि मोनालिसा में चित्रित महिला रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिखती है, लेकिन कुछ प्रयोगों में इस चित्र पर दाढ़ी बाल के भौहें लगाकर देखने पर यह चित्र पूरी तरह से लियोनार्डो दा विंसी के चित्र में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण इसे रहस्यमयी पहेली कहा जाता है। बहुत बड़ा खुलासा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कि दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। लियोनार्डो दा विंसी लियोनार्डो के गुरु थे, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे बैरेसियो, आंद्रे मांतेग्ना, बर्नार्डो रोजेलिनो, सांद्रो बोत्तिचेली। तो साथियों वैरेसियो थे इनके गुरु हैं। आंद्रिया देल वैरेसियो इनके गुरु थे। इनका पूरा नाम है आंद्रिया देल वैरेसियो। एक इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार थे ये। इनके 3 प्रमुख शिष्य थे लियोनार्डो दा विंसी, पेट्रो पेरुगिनो तथा लॉरेंजो डी क्रेडी। इनके 3 इसमें जो है फेमस हुए लियोनार्डो दा विंसी। हालांकि सभी फेमस हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का जिक्र आया है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वैरेसियो थे। इनका पूरा नाम आंद्रिया देल वैरेसियो था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? राफेल, नंदलाल बोस, जामिनी राय, लियोनार्डो दा विंसी। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साथियों ये बनाए थे आपके जो है लियोनार्डो दा विंसी। कौन बनाए थे? लियोनार्डो दा विंसी। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि लियोनार्डो दा विंसी ने शैलखंडों की कुमारी नामक 2 चित्र को चित्रित किया है, जो सर्वप्रथम उत्कृष्ट माना जाता है। यह वर्तमान में लुब्र संग्रहालय पेरिस में जो है संरक्षित है। इनके बारे में हम दो तीन टिप्स और जानने की कोशिश करें तो लियोनार्डो दा विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंसी चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, संगीतकार, वैज्ञानिक भी थे। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, एक्टर भी थे, बहुत ये प्रतिभाओं के धनी थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है हेलीकॉप्टर की जो है वो रेखांकन बनाया था इन्होंने सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन से 2 कलाकार ने महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? कौन से 2 कलाकार कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? लियोनार्डो दा विंसी एवं माइकल एंजिलो, कराजियो एवं टिंटोरेटो, पिकासो एवं बराक, राफेल एवं रूबेंस। तो साथियों ये छोड़े थे जो है आपके, ये छोड़े थे आपके जो है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लियोनार्डो दा विंसी। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो, ये 2 कलाकार जो थे ये इन्होंने बहुत से महान कार्य छोड़ दिए थे। क्या कार्य छोड़े थे मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप बने रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे, तब तक ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको परीक्षाओं में सफल होना तो आप नोट करते चलिए। चलिए आगे बताता हूँ। लियोनार्डो दा विंसी की प्रतिभा विविध थी। यह लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विचार तथा खोज में बहुत व्यस्त रहा करते थे। फिर भी धीमी गति से कार्य करने के कारण इनके अधिकांश कार्य अपूर्ण रह गए। माइकल एंजिलो 1503 ईस्वी में बाहर संतों की प्रतिमाएं गढ़ने का कार्य अपने हाथों में ले लिया, जिसे वह पूर्ण नहीं कर सका। इस प्रकार लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजिलो ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जियोत्तो, वारदे, टिशियन, लियोनार्डो दा विंसी। तो साथियों ये थे आपके जियोत्तो। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करता हूँ कि सर्वप्रथम लियोनार्डो ने ही इटालियन चित्रकार का बाइजेंटाइन रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त कर उसे प्रकृति की ओर उन्मुक्त करने का प्रयास किया था। असीसी में चर्च की भित्तियों पर सेंट फ्रांसिस के जीवन पर बनाए गए चित्र 28 चित्र जियोत्तो के उत्तम कला कौशल के ज्वलंत दृष्टांत हैं। तो आप इनके बारे में समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शांत संगीत युक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शास्त्रीय मूर्ति शिल्प, गोथिक काष्ठ कार्य, स्टेन ग्लास चित्रकला, इटालियन चित्रकला। तो साथियों ये जो प्रयुक्त होती है ये होती है आपकी इटालियन चित्रकला। जी हाँ, इटालियन चित्रकला। इस बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इटालियन चित्रकार जॉर्जियोन का नाम लियोनार्डो दा विंसी के साथ आधुनिक कला के संस्थापक के रूप में लिया जाता है। इसे वंशी बजाने का शौक था, जिसने उसकी कला को भी प्रभावित किया। जॉर्जियोन ने अपने चित्रों में संगीत संबंधी विषयों का अंकन किया था, या फिर उसके चित्र संगीत के समान मन
मन स्थिति उत्पन्न करते थे। जॉर्जियो ने एक कल्पनाशील आविष्कार करता थे। संगीत विषय इसके कुछ चित्र संगीत सभा, मेडोलिन वादन, संगीत पार्टी आदि हैं। उसने संत लिबरेल एवं संत फ्रांसिस के साथ मैडोना और शिष्य का चित्र अंकित किया था, जिसके संयोजन की लय, आकृति की सुंदरता और प्रियता, कुमारी के नवयौवन की मिठास और सरलता, शिशु की स्वाभाविकता, संतों की वीरपूर्णता की भावना आदि अत्यंत आकर्षक चित्रण हैं। तो ये आप इसके बारे में समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थानवादी कला से संबंधित नहीं है? मसेच्चियो, पाओलो चेलो, बेत्तिचेल्ली, पिगार्डी। तो साथियों ये आपके जो है ये आपके हैं पिगार्डी। कौन है? पिगार्डी। जी हाँ, पिगार्डी। ये पिगार्डी संबंधित नहीं है। पिगार्डी पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है, शेष पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। साथियों, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है 1500 से 1527 ईस्वी तक। शिखर काल यहीं तक अंत हो गया इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनर्जागरण का शिखर काल 1527 ईस्वी है। इस कला का आरंभकर्ता दोनोटो ब्राह्मति थे। डोमटो ब्राह्मत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्व प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्व प्रसिद्ध चित्रकार था मसेच्चियो, फिलिप्पो लिपि, पाओलो चेलो, आंद्रे देल कास्तेग्नो। तो साथियों ये थे आपके जो है वरेसियो, मसेच्चियो। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, मसेच्चियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वप्रसिद्ध चित्रकार था, जैसा कि हमने ऊपर बताया, जिसे प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का अगुआ माना जाता था। इसने कम समय में ही अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसे क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। आप जानते होंगे इनके बारे में, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था नन्नी दी वेंको, लॉरेंजो, दोनातेल्लो, घिबर्टी। तो साथियों ये थे आपके जो है दोनातेल्लो। कौन थे? दोनातेल्लो। इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की अगर कोशिश करें, आप लोग लिखते जाइए। तो 1408 से लगभग 1409 ईस्वी में दोनातेल्लो, 1386 से 1466 ईस्वी में संगमरमर से डेविड की मूर्ति बनाई, जिस पर कुछ गोथिक प्रभाव है। उनकी वास्तविक वीर पुरुष की रचना फ्लोरेंस के सेंट मार्क की मूर्ति है, जिससे उसे प्रसिद्धि मिली है। बैरेचियो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई। दोनातेल्लो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति से बैरेचियो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति में जो अंतर है वह ओजमयता तथा सम्मात्रा का अंतर है। उनका जो है अवरुद्ध प्रतिमाओं की गति, तनाव और शक्ति का प्रभावपूर्ण सामंजस्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रा एंजिलो किस
शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजिलो किस शैली का चित्रकार है? बैरोक, नव क्लासिक, पुनर्जागरण, पूर्व रेफलाइट। तो साथियों ये हैं आपके पुनर्जागरण के। किसके? पुनर्जागरण के। जी हाँ, फ्रांसिस एंजेलो पुनरुत्थान के रोमनिस्ट चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसने अपनी कला को धर्म के प्रचार में लगाया। इसके प्रमुख चित्र मिस्र को पलायन, कुमार का अभिषेक, भविष्यवादी, रिवायत संगीत, अंतिम न्याय आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कला में कालीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, गोथिक काल में, पुनरुत्थान काल में? तो साथियों ये मिलती है आपकी जो है, ये मिलती है आपकी पुनरुत्थान काल में। जी हाँ, पुनरुत्थान काल में। कब मिलती है? पुनरुत्थान काल में। इसके बारे में हम अगर बताएं, क्या बताएं, आप सब जाने गए, पुनरुत्थान काल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन में प्रतिष्ठा कौन थे? भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? ई.बी. हैवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अलग्रेकी नायडू, आनंद कुमार स्वामी एवं नंदलाल बोस, ओ.सी. गांगुली एवं पारसी ब्राउन। तो साथियों ये थे आपके जो है ई.बी. हैवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टिशियन, कराजियो, जॉर्जियोन, लॉरेंजो लट्टो किसको माना जाता है? तो साथियों ये माना जाता है जो आपका ये जॉर्जियोन को माना जाता है। किसको? जॉर्जियोन को। जैसा कि आप जानते हैं कि चरम पुनरुत्थानवादी वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार जॉर्जियोन को माना जाता है, इसमें दो राय नहीं है। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस के अन्य प्रमुख चित्रकार में टिशियन 1489 और 1576, टिंटोरिटो जो है ये हैं 1518 से 1594, और बेरोनेस जो हैं ये हैं 1528 से 1588, तथा बशानो ये हैं आपके 1510 से 1592 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियोन की, वान गॉग की, पिकासो की, ब्राक की? तो साथियों ये है आपकी जो है जॉर्जियोन की। किसकी? जॉर्जियोन की। जी हाँ, जॉर्जियोन की है। ये 1508 ईस्वी में तैल रंगों के माध्यम से कैनवस पर चित्रित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली का, फ्रांस का, हॉलैंड का, जर्मनी का? तो साथियों अल्बर्ट ड्यूरर जो थे ये थे आपके जो है जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। इनके बारे में हम अगर थोड़ा सा बताने कि इनका जन्म कब हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर 1471 ईस्वी से 1528 ईस्वी एक जर्मन चित्रकार थे। इनका जुड़ाव अति पुनरुत्थानवादी चित्रकला से था। ड्यूरर ने ज्यामिति से संबंधित माप पर 4 पुस्तकों की रचना की है। ड्यूरर ने मानव सममिति संबंधित ज्यामिति माप पर 4 पुस्तकों की रचना की। अभी हमने जिक्र किया
द लाइफ ऑफ वर्जिन ड्यूरर का चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। कोट ऑफ आर्म्स ड्यूरर का भी ये भी प्रसिद्ध चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। तो साथियों अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि जो है ये ऊपर जिक्र किया था, आपने नहीं सुना होगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। 1471। कब? 1471, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? रूबेंस, मोरोनी, पाल बारोनीज, ड्यूरर। तो साथियों ये आपके प्रसिद्ध हैं जो है ड्यूरर। जी हाँ, कौन? ड्यूरर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जैसा कि बालों का अद्वितीय चित्रांकन के दर्शन ड्यूरर की प्रसिद्ध कृति में से एक है। वर्ष 1497 ईस्वी में पूर्ण यह कृति मूलतः तैल चित्र। बालों के अद्वितीय अंकन ड्यूरर की अन्य कलाकृतियों जिसमें उनके विभिन्न आत्मचित्र, पोर्ट्रेट भी मिलते हैं। तो बालों से संबंधित हैं तो ये ड्यूरर ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, वाइजेंटाइन, पुनर्जागरण का पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल। तो साथियों ये कहा जाता है आपका जो है ये पूर्व पुनरुत्थान काल। जी हाँ, पूर्व पुनरुत्थान काल। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को कहा जाता है पूर्व पुनरुत्थान काल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जिक्र कर रहे हैं कि इटली में 15वीं सदी की कला शैली जो पूर्व पुनरुत्थान काल है कहा जाता है, जबकि 16वीं सदी की कला शैली को चरम पुनरुत्थान काल एवं मैरिनिज्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? जी हाँ, बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? बर्थ ऑफ वीनस ये जो कलाकृति है ये है बोत्तिचेल्ली की। किसकी? बोत्तिचेल्ली की। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बर्थ ऑफ वीनस मतलब कि वीनस का जन्म 1486 ईस्वी में इटली के चित्रकार सेंट्रो बोत्तिचेल्ली द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। यह कैनवस पर टेम्परा तैल चित्रों के माध्यम से बनाया गया है। वर्तमान में यह चित्र इटली के उफीजी गैलरी में संरक्षित है। उफीजी। बर्थ ऑफ वीनस कहाँ संरक्षित है अगर पूछा जाएगा तो उफीजी गैलरी इटली में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है टिसियन को, आंद्रिया मांतेना को, ड्यूरर को, टिंटोरेट्टो को। तो साथियों ये कहा जाता है आपका जो है ये कहा जाता है आपका टिसियन को। किसको? टिसियन को। इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टिसियन अथवा तिजिआनो बेचेलिको को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। संभवतः इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु उसी से प्राप्त की गई है। मतलब सर्वाधिक आयु जो है उन्हीं ने ही प्राप्त की, सर्वाधिक लंबा उम्र उन्होंने ही गुजारा है आर्ट के फील्ड में। तो उसने कुमारी का स्वर्गरोहण चित्र आरंभ किया जो 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोष 1520 ईस्वी में उसने बैकस एंड एरियाने शीर्षक चित्र की रचना की, जिसमें झूठे प्रेमी थीसिस द्वारा परित्याग एरियाने को मदिरा का देवता कैनवस अपने रथ से उतर कर सांत्वना दे रहे हैं।
मतलब बैकस जो है वो मदिरा का देवता बैकस अपने रथ से उतरकर सांत्वना दे रहे हैं, ये चित्र में दर्शाया गया है। 1532 ईस्वी में वह बोलोना में चार्ल्स प्रथम ने से मिली, जहां उसने ऑस्ट्रियन चित्रकार द्वारा अंकित चार्ल्स के एक चित्र की इतनी सुंदर अनुकृति की कि सम्राट ने उसे 1533 ईस्वी में अपना दरबारी बना लिया। ईसा की कब्र में लिराना नामक चित्र को अपूर्ण छोड़कर 1576 ईस्वी में वह चल बसा। इस चित्र को उसके शिष्य पाल्मा जियोवाने ने पूर्ण किया। फ्लोरेंस 1555 ईस्वी टिसियन द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। तो ये इस पे थोड़ा सा व्याख्यान ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप इससे कुछ सीखेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? जी हाँ, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिसियन, कारावेज्यो, रेम्ब्रा, लियोनार्डो दा विंसी। तो साथियों ये बनाए थे आपके जो है टिसियन। कौन बनाए थे? टिसियन। जी हाँ, ये जो है प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा टिसियन द्वारा चित्रित किया गया था कि टिसियन ने रेप यूरोपा का चित्रण 1559 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बीच में स्पेन के राजा फिलिप्पो द्वितीय के लिए किया था। और ये जो है मतलब ये टिसियन इतालवी पुनर्जागरण काल के चित्रकार थे। इनके द्वारा तैयार प्रेरणादायक चित्रों को मैसाचुसेट्स के इसाबेला एस गार्डनर संग्रहालय में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? जी हाँ, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? राफेल, माइकल एंजिलो, टिसियन, लियोनार्डो दा विंसी। तो साथियों ये में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यह चित्र बनाए थे राफेल भी और टिसियन ने भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको विश्लेषण में बताते हैं, फिर ऑप्शन लगाएंगे। ट्रांसफिगरेशन नामक चित्र जो है राफेल तथा टिसियन दोनों ने चित्रित किया है, जैसा कि हमने बताया आपको। राफेल द्वारा 1518 से लेकर के 1520 ईस्वी में कास्ट पर तैल चित्र जो पिनाकोटिका वेटिकन में संग्रहित है। इस चित्र को 1545 ईस्वी में पैपल सिटी के अपने दौरे में टिसियन ने देखा, तो उसी तरह का चित्र इसने भी बनाया। चूंकि विकल्प में उत्तर मौजूद हैं इसलिए दोनों सही हैं। आपका अब लगाइए ऑप्शन ए और लगाइए ऑप्शन ऑफ सी। इसका मतलब कि माइकल एंजिलो गलत है, लियोनार्डो दा विंसी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? जॉर्जियोन, पीटर पाल रूबेंस, पॉलीक्लिट्स, टिसियन। तो साथियों ये आपके हैं जो है, ये आपके हैं टिसियन। कौन है? टिसियन। बाकी जो वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र 1538 ईस्वी में जो इटली के चित्रकार टिसियन द्वारा तेल चित्रों द्वारा चित्रित किया गया था, यानी कैनवास पर किया गया था। और ये टिसियन के कला कार्य में नग्न कृतियाँ चित्र व व्यक्ति चित्र सबसे श्रेष्ठ दिखता है। उनके प्रमुख चित्र अजम्पशन ऑफ द वर्जिन, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव, मैगडालेन, एक और जो है बैकनक्स ऑफ द वर्जिन आदि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलब्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? चित्रलब्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? राफेल, कैरेजियो, बोतिचेल्ली,
सिग्नोरेली। तो साथियों ये हैं आपके जो है कैरेजियो। जी हाँ, कौन है? कैरेजियो। लब्स ऑफ जुपिटर 1531 में बनाया गया था। चित्रकार एंटोनियो डी कैरेजियो ने इसको बनाया था। कैरेजियो अति पुनरुत्थानवादी आंदोलन से संबंधित चित्रकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? अब इसके बारे में हम एक बार फिर से सुन लेते हैं। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? ए, पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकाल की प्रतिकृति मात्र थी। बी, पुनरुत्थान कला का प्रयोग केवल गिरजाघरों की भित्तियों को चित्रित करने के लिए ही नहीं किया गया। पुनरुत्थान कला कालीन कलाकारों के चित्रों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग एक नूतन विचार था। डी देखिए, पुनरुत्थान कालीन रचनाओं में छाया प्रकाश के माध्यम से अधिक चाक्षुष निरूपण किया गया। तो साथियों इसमें आपका जो सही होगा वो होगा पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र थी। ठीक है, ये असत्य है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि आरंभिक पुनरुत्थान काल में भवन वस्तु में विस्तार तथा परिप्रेक्ष्य के नए विज्ञान का प्रयोक्ता फिलिपो था, जिसने वस्तु के ढांचे को निश्चित खंडों में बांटा। उसने भवन के गुम्बद के निर्माण की समस्या को मचान तथा झूला के बिना ही सुलझाया, जिसके लिए एक चापाकार छत के अंदर दूसरी छत निर्मित की तथा रिक्त स्थान की सीढ़ियां बना दी। स्तंभों तथा अलंकरण में सीधी रेखाओं के अधिक प्रयोग द्वारा गोथिक एवं रोमनेस्क के प्रयोग की प्रवृत्ति छोड़ दी। इस काल में कलाकार रोमनेस्क सभ्यता के पतन के पूर्व शास्त्रीय कला में जो प्रतिष्ठा थी उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस हेतु वो जो प्रयोग कर रहे थे उनमें प्राचीन गरिमा को जगाने का प्रयत्न किया था, ना कि प्राचीन कला की अनुकृतियां मात्र। इस काल में छाया प्रकाश के माध्यमों से रचनाओं में और सजीवता लाने का प्रयास किया गया है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प आपका ए असत्य है, बाकी बी सी डी ये सत्य हैं। चलिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूरे होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे देखते रहिए, वॉच करते रहिए, अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखते रहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो वक्त ना गंवाते हुए आप सब इसको लिखते चलिए। धन्यवाद।